सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। सभी लोग एक बार क्लास में जुट जाइए। तो हमारी क्लास जो है आज शुरू हो चुकी है। आज पेपर 1 की जो है 10वीं क्लास है और अब तक विगत 9 क्लासों में जो है हमने टीचिंग एप्टीट्यूड जो है पढ़ा है, उसकी बेसिक जानकारी ली है। और अभी हमने पिछले कुछ क्लासेस में शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था इनके बारे में भी जाना है और एक बालक के मन पर किस प्रकार से जो है समाज का, उनके वंशानुक्रम का और बाकी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, ये जो है हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो हमने स्थायी भाव और संवेग ये सब पढ़ लिया है। अभिवृद्धि और विकास का अंतर भी पढ़ लिया है हमने। और कल हम वंशानुक्रम एवं वातावरण पढ़ रहे थे। पूजा जी प्रणाम, स्नेहा जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। आज हम वंशानुक्रम एवं वातावरण पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार से जो है वंश और वातावरण पर हम पर जो है एक बालक के मन पर, उसके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। इसके उदाहरण हमने कल भी दिए थे। कल भी जब हम पढ़ रहे थे कल भी हमने पढ़ा था, लेकिन आज हम फिर से पढ़ेंगे। तो देखिए, वंशानुक्रम किससे निर्धारित होता है? हमारे माता पिता से। माँ, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी, इन सभी का जो है हमारे जीवन में, हमारे शरीर में जो भी हमें जिस प्रकार का स्किन कलर मिला है, जिस प्रकार की ऊंचाई लंबाई मिली है, जिस प्रकार की आवाज़, आंखें मिली है, बाल मिले हैं, इनमें इन सभी लोगों का हाथ होता है। अगर किसी की माँ के बाल घुंघराले हैं तो उसके बच्चे के बाल घुंघराले हो सकते हैं। या फिर किसी का स्किन कलर सांवला है, गोरा है, तो किसी के माता पिता का तो वो स्किन कलर जो उनके बेटे या बेटी में आता है। या फिर उनके दादाजी का हो, या फिर दादी का हो, या फिर नानी का। तो केवल माता पिता का ही नहीं, दादा दादी और नाना नानी का भी जो है प्रभाव पड़ता है। ठीक है। सीमा जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। तो वंशानुक्रम में कौन कौन इम्पोर्टेंट है? तो ये जो लोग हैं इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद भी जैसे जो आपके चाचा होते, चाचा चाची, उनमें जो गुण होते कभी कभी आप में भी दिखाई देते, क्योंकि वो गुण जो होते आपके दादाजी के होते, जो कि आपके पिताजी में नहीं आए लेकिन आपके चाचा जी में आए, और उसके बाद आपके दादाजी के गुण पिताजी से ना आकर डायरेक्ट आप में आ गए। ऐसा भी कभी कभी होता है डीएनए में। तो आपको कभी कभी ये भी दिखाई देता है। तो अगर आपके माता पिता से कोई गुण नहीं मिलते तो आपके वो गुण दादा दादी से या फिर नाना नानी से भी मिल सकते हैं, क्योंकि ये सारे लोग जो है आपके ही डीएनए में आते हैं। इसीलिए जो है इनमें जो भी बीमारियां होंगी, इन सभी में वो बीमारियां आप में भी आ सकती है। यही कारण होता है कि कभी भी अपने रिश्ते में शादी नहीं करनी चाहिए। जो कहा जाता है कि अपनी फैमिली में शादी क्यों नहीं करनी चाहिए, तो उसका यही कारण है। क्योंकि जो है आप, अगर आप अपनी मामा की लड़की से या फिर मौसी की लड़की से शादी करेंगे तो इसका जो है परिणाम आपके बच्चों पर पड़ सकता है, क्योंकि दोनों का डीएनए एक होता है। तो ये वंशानुक्रम और वातावरण हम पढ़ेंगे। वैसे हमने कल कुपोषण का एक फोटो चित्र भी दिखाया था आपको कि कुपोषण कैसे होता है, वो वातावरण के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी बेसिक जानकारी मैंने आपको दे दी। तो अभी हम इसे पढ़ेंगे। वंशानुक्रम और वातावरण में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? वंशानुक्रम। तो यहाँ पर देखिए, वंशानुक्रम में बालक को अपने माता पिता, परिवार के सदस्यों और पूर्वजों से जो भी शारीरिक और मानसिक विशेषताएं
यहाँ पर माता पिता यानी कि आपके माता पिता तो पता है, मदर एंड फादर, और परिवार के सदस्य यानी कि आपके चाचा आते हैं उसमें, और पूर्वजों यानी कि आपके दादा दादी या फिर उनसे भी पूर्व, आपके दादा के दादा, आपके परदादा, इन सभी का जो है आपके शरीर में डीएनए होता है, तो इन सभी का संबंध आपसे होता है। तो इनका जो प्रभाव किस पर पड़ता है? आप पर, एक बालक पर पड़ता है। एक बालक को अपने माता पिता, परिवार के सदस्य और पूर्वजों से जो भी शारीरिक और मानसिक विशेषताएं और गुण प्राप्त होते हैं उन्हें वंशानुक्रम के नाम से जाना जाता है। तो केवल शारीरिक नहीं तो मानसिक भी जो है गुण और विशेषताएं प्राप्त होती है। शरीर में क्या है कि जैसे रंग एक जैसा होना, नाक एक जैसे होने, आंखें एक जैसे होने, या फिर बाल एक जैसे होना, ये सभी शरीर में आता है। मन में क्या होता है, जैसे कोई इंसान का मतलब स्वभाव अच्छा हो तो उनके बच्चों का भी वो स्वभाव होता है, वो एक तो वातावरण के अंतर्गत भी आता है, लेकिन एक को जो है इसमें भी आता है, वंशानुक्रम में भी आता है। विज्ञान की एक शाखा के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो गुण हस्तांतरित किए जाते हैं उन्हें ही वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है। जेम्स ड्रेवर माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। इस प्रकार वंशानुक्रम का गुण माता पिता द्वारा अपने बच्चों में हस्तांतरित होते हैं, जबकि विकास मानव और उसके वातावरण की अंतः क्रिया के परिणाम पर निर्भर करता है। तो आपने वंशानुक्रम पढ़ लिया, समझ लिया, इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सीधी सरल बात है कि आपके माता पिता, आपके पूर्वजों का जो है आपके मन और शरीर दोनों पर जो प्रभाव पड़ता है, मानसिक और शारीरिक प्रभाव जो है पड़ता है। और ये किस प्रकार से आता है? जैसे आपने विज्ञान में पढ़ा होगा 10वीं तक कि ये डीएनए से ये आपके अंदर आ जाता है। इसके आगे बढ़ते हैं वंशानुक्रम के सिद्धांत नियम। तो बीज कोश की निरंतरता का नियम, बीजमैन, और खोजकर्ता प्रवर्तक जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। समानता का नियम जो है गोल्डार्ड ने दिया था। जीव सांख्यिकी नियम गॉल्टन ने दिया था। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम लेमार्क और मेडुगल ने दिया था। प्रत्यागमन का नियम जो सोरेंस ने दिया था। फिर वंशागति का सिद्धांत जो है मेडल का नियम, मेडल, और वंशागति का नियम जिसे मेडल का नियम कहा जाता है, जिसे मेडल ने दिया था। आनुवंशिकता के जनक है ये। तो इस प्रकार से जो दो बातें यहाँ पर है। 1 मिनट आप सभी रुकिए। तो हम यहाँ पर वंशानुक्रम का सिद्धांत पढ़ रहे थे, इसमें इतने सारे सिद्धांत जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। आगे है आद्यता या बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव। आद्यता के मानसिक और शारीरिक दोनों लक्ष्यों पर जो वंशानुक्रम का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है। यह प्रभाव निम्नलिखित है। प्रभाव का नाम और प्रतिपादक जो जनक है इनके। तो सबसे पहला प्रभाव क्या है? शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। तो शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है? जैसे वंशानुक्रम में, जैसे आपके माता पिता का रंग जिस प्रकार का होगा, सांवला होगा, गोरा होगा, जिस प्रकार का होगा उस प्रकार का कलर जो है आपका भी हो सकता है। या फिर जिस प्रकार के आपके माता पिता की ऊंचाई है,
लंबाई, उनकी आँख की बनावट है या फिर नाक की बनावट है या फिर नाक कलर है आपकी आँखों का, बालों का कलर है, घुंघराले बाल है या फिर ऐसी सारी बातें जो है शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव डालती है बच्चे की अपने माता पिता से। इसे ही वंशानुक्रम में शारीरिक लक्षण के प्रभाव कहा जाता है। इसके प्रतिपादक थे कार्ल्स पियर्सन। इसके बाद व्यावसायिकता पर प्रभाव। तो व्यावसायिकता पर प्रभाव कैसे पड़ता है वंशानुक्रम? जैसे आप देखते हैं कि पुराने जमाने में जिस प्रकार से एक काम एक ही व्यक्ति करता था, इसी कारण से बहुत से हमारे जो है भारत में ऐसी जातियां बन गई कि उनके काम के अनुसार उनके जाति का नाम पड़ गया। तो वो वंशानुवंश जो है एक ही काम करते थे। अगर कोई इमारत बांधने का काम करता है तो वो इमारत ही बांधेगा, या फिर कोई दूसरा मतलब व्यापार करने का काम करता है, कोई चीज बेचने का काम करता है, या फिर कोई सेना में है तो क्षत्रिय जैसे हमारा वंश चला, मतलब वर्ण चला है, तो इस प्रकार से। या फिर ब्राह्मण ब्राह्मण का काम करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय का करेगा, और वैश्य वैश्य का करेगा, और शूद्र शूद्र का करता है। ये जो वैश्विकता से वंशानुक्रम से जो चलती आ रही थी, इसका भी जो प्रभाव पड़ता है। तो जिस प्रकार के आपके माता पिता का काम होगा उस प्रकार से जो है आपका भी व्यवसाय डिसाइड हो सकता है। लेकिन एक ये जो है आजकल बदल गया है। इसके जो प्रतिपादक थे, जनक थे, केटल थे। फिर प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव। इसका क्या है? किर्नर कलिनबर्ग जो है इसके प्रतिपादक थे। और जो इसमें जो प्रजाति यानी कि जिस प्रजाति में आपका जन्म हुआ, जैसे मनुष्य प्रजाति हमारी है, और उसमें उसकी श्रेष्ठता का भाव होना, यानी कि वंशानुक्रम में जब हम इंसानी लोग होते हैं तो हमें अपने वंश पर जो है श्रेष्ठता का जो है अहम होता है। तो यही बात जो है इसमें। फिर मूल प्रवृत्तियों का प्रभाव, जैसे कि मूल प्रवृत्तियां जो होती है जो हमारे माता पिता थे हमें मिलती है। जैसे किसी का बच्चा, अगर कोई माता पिता अगर गुस्सेले झगड़ालू है तो उन पर जो है अपने बच्चों पर भी वही प्रभाव जो है आपको दिखाई दे सकता है कि वो भी बेटा जो है इसी प्रकार से काम कर रहा है। फिर सामाजिकता का प्रभाव। सामाजिकता का प्रभाव कैसे पड़ता है कि जिस प्रकार से जिस समाज में आप रहते हो उस प्रकार से जो है आपका विकास होगा। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप में विविधता होगी, आप में जो है सर्वधर्म समानता का भाव होगा, और वहीं वहाँ पर आपका जो विकास होगा। लेकिन यही अगर आप इस ऐसी जगहों पर पड़े हो जहाँ पर जो है सरकार कंट्रोल करती है, राजेशाही हुकुमशाही है, या फिर वहाँ पर लश्कर जो है अपना ये आतंक मचाता है। जैसे देखिए कि जैसे अफगानिस्तान में आप देख सकते हैं किस प्रकार से हालत है। तो वहाँ पर देखिए कि वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के हाथों में बड़ी बड़ी गन्स होती है, या फिर वहाँ के जो कल्चर हो गया है, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई पूरी खत्म हो गई है। जैसे पाकिस्तान का भी उदाहरण ले सकते हैं, वहाँ पर भी बहुत ये हालत खराब हो चुकी है। तो ये जो है सामाजिकता, जिस प्रकार से समाज होगा आपका उस प्रकार से जो आप पर प्रभाव पड़ेगा। अगर आप यूरोप के कल्चर में चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको एजुकेशन ये सब राइट्स जो है जल्दी मिल जाएंगे इंडिया के मुकाबले। तो वहाँ पर आप देखें कि वहाँ पर की लड़कियाँ थोड़ी आज़ाद ख्यालों की होती है यहाँ के मुकाबले, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई बंधन या फिर ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। तो ये सामाजिकता प्रभाव जो है बालकों पर भी पड़ता है कि यहाँ की स्त्रियाँ इतने खुलकर जो है बाहर घूम नहीं सकती, या फिर उनकी तरह जो मॉडर्न नहीं रह सकती, क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ी सी दबाव आपको दिखाई देता है। इससे ज़्यादा दबाव आपको ऐसे देशों में देखेगा जहाँ पर और भी कम शिक्षा है, तो वहाँ पर लड़कियों को बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी सामाजिकता प्रभाव जो है पड़ता है। इसका प्रतिपादन किया था विनविश ने। फिर चरित्र का प्रभाव, जैसे कि जिस प्रकार आपके बचपन में, आपके गर्भावस्था में जो आपकी माता पिता जो जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं, जिस प्रकार के कहानियाँ सुनते हैं या फिर काम करते हैं या फिर बातें करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, उसका प्रभाव आपके मन पर पड़ता है। जब आपका जन्म होता है, जब आपके घर में वातावरण होता है जिस प्रकार का, अगर आप एक साहित्यिक घर में पैदा हुए तो आपके जो विचार जो है अच्छे होंगे। अगर वहीं आप ऐसे परिवार में पले बड़े हो जो रूढ़िवादी है, तो वहाँ पर आपकी भी अंदर जो है रूढ़िवादिता आएगी। अगर ऐसे परिवार में हो जहाँ पर जाति भेद होता है तो आपके अंतर भी जो है जाति भेद ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे समाज में रहते हो, ऐसे घर में रहते हो जहाँ पर आपकी माता का धर्म अलग है, पिता का धर्म अलग है, तो वहाँ पर आप जो एक सेकुलर
जो बच्चा वहाँ पर देखने को आपको मिलेगा कि वो हर एक को इंसान की नज़र से देखता है। ये नहीं देखता कि उसके नाम के अंत में कौन सा टाइटल लगता है, ये सारी बातें वो नहीं देख रही। तो ये चरित्र का प्रभाव जो पड़ता है बच्चों पर जैसे उसे वातावरण मिलता है। इसे इसका प्रतिपादन जो है डगडेल ने जो है किया था। फिर इसके बाद है महानता पर प्रभाव और फिर बुद्धि पर प्रभाव। महानता पर प्रभाव का अर्थ है, जहां पर एक बार मैं कमेंट पढ़ लेता हूं। प्रियंका जी, रेखा जी, सिंह जी, पूजा जी, आज क्लास में कम स्टूडेंट जुड़े लगता है। अच्छा रेखा जी, आप 6 फीट ऊंची हैं, बहुत अच्छी बात है, ऊंचाई होना अच्छी बात है। हाँ, तो सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, महानता का प्रभाव क्या है। जिस प्रकार से आपके इर्द गिर्द वातावरण रहेगा, ये सारी बातें वातावरण पर ही आती है। महानता का प्रभाव जिस प्रकार के आपके संस्कार होंगे, जिस प्रकार के आपको चरित्र पढ़ाए जाएंगे, जिस प्रकार से आपको जो है आपके आइडल्स होंगे, तो उससे जो है आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, उसके ऊपर जो है आपके रोल मॉडल्स बनेंगे। तो यही महानता का प्रभाव में आता है। फिर बुद्धि पर प्रभाव किसका पड़ेगा, एक तो आपके वंश का पड़ेगा, डीएनए का, कि किस प्रकार का डीएनए आपको मिला है। यानी कि अगर आपके माता पिता अगर एक तंदुरुस्त स्वस्थ थे, अगर आपके माता और पिता, तो आप एक स्वस्थ बच्चे हो सकते हो, बालक, जिसमें मानसिक या शारीरिक कोई भी बीमारियां नहीं है। अगर आपके मम्मी पापा को कोई मानसिक बीमारी है या फिर शारीरिक बीमारी है, तो बच्चा भी जो है उसी बीमारी के साथ पैदा होगा। तो वो उसकी ये जो मानसिक प्रभाव होता है वो बुद्धि पर प्रभाव डाल देता है। तो इससे जो है सीधा तौर पर जो है प्रभाव आपको देखने को मिलता है। अगर किसी के मम्मी पापा में ऐसा कोई डिसीज है जिसका संबंध मन से या फिर बुद्धि से है, तो वो प्रभाव आप पर पड़ सकता है। या फिर आपके माता पिता अगर स्वस्थ थे दोनों ही, तो आप पर जो है अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर आपके माता पिता पहले से ही पढ़े लिखे, एजुकेटेड और अच्छे स्वस्थ हेल्दी सेहत वाले थे, तो देखिए उनके घर में जो बच्चा होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, मतलब यानी कि होशियार होता है, बुद्धि में वो ज़्यादा ही होशियार होता है, चंचल होता है, तेज होता है, क्योंकि उनके माता पिता का डीएनए उसे मिला है। तो ये बुद्धि पर प्रभाव होता है। और इसका प्रतिपादन जो है गोडार्ड ने जो है किया था। इसके बाद वातावरण, हमने अब तक वंश को पढ़ा, अभी वंशानुक्रम पढ़ा। वंशानुक्रम में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इनका जो डीएनए आपको मिलता है और उसका प्रभाव आप पर पड़ता है, वो वंशानुक्रम में हो गया। अभी हम वातावरण का प्रभाव देखेंगे। किसी व्यक्ति के चारों ओर के आवरण तथा घेरे को ही वातावरण कहते हैं। इसी से मिलती जुलती एक व्याख्या है भूगोल। भूगोल की व्याख्या क्या है, भूगोल का अर्थ क्या होता है, भू यानी भू और गोल। भू का अर्थ होता है जमीन, और गोल का अर्थ क्या है, गोल यानी कि पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी होती है। तो भूगोल में क्या पढ़ाया जाता है, जमीन और पृथ्वी के बारे में हमारे, इसी से इसका नाम भूगोल पड़ा है। और वातावरण में भी हमारे चारों ओर का आवरण जो होता है उसे ही वातावरण कहते हैं, हमारे चारों ओर सभी दिशाओं में, तो इसे हम वातावरण कहते हैं। तो किसी व्यक्ति के चारों ओर के आवरण अथवा घेरे को ही वातावरण कहते हैं। इसमें वे सभी तत्व सम्मिलित होते हैं जिनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन और व्यवहार पर पड़ता है। आद्यता के स्वाभाविक विकास के लिए अनुकूल वातावरण का होना अनिवार्य शर्त है। मानव के विकास में वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। जे.एस. रॉस, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो इनकी व्याख्या क्या है जे.एस. रॉस की, कि वातावरण वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो वातावरण का हम पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। स्वामी विवेकानंद जी भी यही कहते हैं, जिस प्रकार का हमारा वातावरण होगा उस प्रकार से हमारा चित्र भी निखरेगा। तो वातावरण का प्रभाव
आप पर होता है। वातावरण में कौन कौन आते हैं? वातावरण यानी कि ठंडी का मौसम, बारिश का मौसम, वो वाला वातावरण नहीं है, या फिर गर्मी का। यहाँ पर वातावरण यानी कि आपके आजू बाजू में जो भी व्यक्ति रहते हैं उनका प्रभाव पड़ना, वो वाला वातावरण है यहाँ पर, ना कि हमारा इन्वायरमेंट वाला वातावरण। यानी कि जो सर्दी गर्मी जो हमें लगती है, हमारे जो ऋतु होते हैं उनका प्रभाव नहीं। जिस प्रकार के आपके माता पिता है, जिस प्रकार के आपके भाई बहन है, उनकी शिक्षा है या नहीं, या फिर आपके आस पड़ोसी कौन है, आपके दादा दादी कौन है, या फिर आपके परिवार में और जो लोग हैं, आपके शिक्षक, इन सभी का प्रभाव आप पर पड़ेगा। इसका कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल में देखिए कि वहाँ पर कल्चर है संगीत गीत का, गायन का, चित्रकला का। तो ऐसा वातावरण वहाँ पर है कि आपको हर घर में हर व्यक्ति किसी ना किसी कला से जुड़ा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर सालों से ये जो है परंपरा चलती आ रही है। तो आप अगर किसी वेस्ट बंगाल के किसी भी घर में जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि हर एक घर में आपको किसी के घर में कोई पेंटिंग बनाता हुआ लड़का होगा, या फिर कोई संगीत में अच्छा होगा, कोई वाद्य यंत्र बजाने में अच्छा होगा। तो वो वहाँ का वातावरण है। तो वो वातावरण जो है प्रभावित करता है। जैसे आपके माता पिता अगर एजुकेटेड है तो उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा, और आप जो है आप भी एक एजुकेटेड पीपल बनोगे। आप भी जो है बातें जो भी आपके निर्णय होंगे भविष्य में लेने वाले, उसमें जो है आप एक अच्छी भूमिका निभा सकते हो। जैसे कि एक उदाहरण आपके सिलेबस में भी है, उपन्यास जो हमारा पहला उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, उसमें जो दिखाया गया है वो भी वातावरण है। वहां पर वातावरण आप देखिए कि जिसने देवरानी जेठानी का कहानी पढ़ा होगा उसमें देखा होगा कि जो अनपढ़ होती है बहू, उसके बेटा जब बीमार होता है तो तांत्रिक यांत्रिक जो होते तंत्र यंत्र करने वाले वो बाबा लोग उनके पास लेकर जाती है, और अपने बच्चे का जो है और भी जो है शरीर खराब कर देती है। लेकिन वो जो पढ़ी लिखी बहू होती है वो क्या करती है, डॉक्टर के पास ले जाती है, उसकी दवा करती है, जिससे उसका बच्चा ठीक हो जाता है। तो यही वातावरण का प्रभाव होता है कि जिस प्रकार के आपके माता पिता की है, जिस प्रकार का आपका कल्चर है, उस प्रकार से जो है आप पर जो है प्रभाव पड़ता है। आपके शिक्षक आपको जिस प्रकार से मिले उसका प्रभाव भी आप पर पड़ेगा। अगर आप एक चोर के घर में पैदा होंगे तो आप चोरी करना आसानी से सीख सकते हो। अगर आप एक शिक्षक के घर में पैदा हुए हो तो आपकी रुचि शिक्षा की ओर ऑटोमेटिकली हो जाएगी, उसमें आपको जो है कोई फोर्स करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये सभी वातावरण का प्रभाव होता है। तो जैसे गांव का वातावरण गांव वाला होता है, वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर लोग काफी मिलनसार होते हैं। लेकिन वही आप सिटी का वातावरण देखिए कि वहां पर आप अगर किसी के घर में मेहमान बनकर जाते हैं तो वहां पर कोई भी किसी दूसरे को जो पसंद नहीं करता कि वो हमारे घर में क्यों आया है। तो ये भी वातावरण है। तो गांव की लड़की होती है, शहर की लड़की शहर की लड़की होती है, शहर की लड़की मॉडर्न होती है, गांव की लड़की नहीं हो पाती। तो वहाँ शहर के लोगों को ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी होती है। ये प्रभाव जो आप पर पड़ता है, जिस स्कूल में आप पढ़े हो, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हो, उसका भी प्रभाव आपकी शिक्षा पर दिखाई देता है। अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो आप भले कमजोर स्टूडेंट हो लेकिन आपका जो विकास जल्दी होगा। वहीं आप एक अच्छे स्टूडेंट हो लेकिन आप ऐसे यूनिवर्सिटी ऐसे गांव में पढ़ते हो जहाँ पर शिक्षा व्यवस्था काफी खराब है, तो आपका विकास नहीं होगा। तो ये सारा जो है वातावरण पर ही निर्भर करता है। जिस प्रकार के आपके गुरु मिलेंगे, जिस प्रकार के आपके माता पिता मिलेंगे, उनका बड़ा योगदान होता है आपकी सक्सेस में। आप आज जो हो उसके पीछे आपके वातावरण का बहुत बड़ा हाथ होता है। और वातावरण को तोड़ना लगभग हर एक के बस में नहीं होता। लगभग आधे से ज्यादा लोग जो है अपने वातावरण के अनुसार ही जो है ढलते हैं। अगर उनको अच्छा वातावरण मिला तो अच्छे ही रहेंगे, और अगर उनको बुरा वातावरण मिला तो उससे वो बाहर निकलना बहुत ही कम लोगों को आता है। जैसे हमारे सिलेबस में एक रचना है तुलसीराम की मुर्दैया, तो उनका वातावरण देखिए वहां पर शिक्षा नहीं थी, लेकिन उन्होंने तोड़कर बाहर निकले। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जो उस जो है वातावरण से बाहर निकले, जैसे तुलसीराम निकले। लेकिन तुलसीराम के आजू बाजू के उनके भाई बहन या फिर उनके दोस्त जो कि उनकी फैमिली से थे या फिर उनके कास्ट से थे, वो बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन एक ही निकल पाया। तो ये क्यों नहीं निकल पाए वो बाहर? क्योंकि वहाँ का वातावरण ऐसा था, वहाँ का वातावरण ही था अशिक्षा का। तो ये वातावरण जो है आप पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। तो इसमें ज़्यादा जो है समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सभी लोग किसे समझते हैं कि वातावरण क्या है। तो ये एक बार ये J.S. रॉस की जो है व्याख्या देख लीजिए। वातावरण वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है हर जगह पर, हमारी शिक्षा पर, हमारे व्यवहार पर, हमारी बातचीत पर।
सभी पर जो हमारे वातावरण का प्रभाव दिखता है। इसलिए कभी हम कुछ, जैसे स्कूल में आप देखिए कि जैसे आपने कोई शरारत की होगी, तो क्या पूछा जाता है कि किसका लड़का है, किसकी लड़की है, पापा का नाम क्या है, कहाँ से हो, ऐसा पूछा जाता है। अगर आप बाहर रिश्तेदार में कहीं बाहर सड़क पर जाते हो और कुछ करते हो गलत काम, तो बोलते कहाँ, किस स्कूल में पढ़ते हो, कौन है टीचर। ये क्यों पूछा जाता है? क्योंकि उस वातावरण का आप पर प्रभाव है, इसलिए पूछा जाता है। कौन, किसकी बेटी हो, किसके बेटे हो, ऐसा क्यों पूछा जाता है? कि वातावरण, जिस वातावरण में आप रहते हो उस वातावरण का आप पर प्रभाव होता है, इसलिए प्रश्न भी पूछते हैं आपको। इसके बाद आद्यता पर वातावरण का प्रभाव। तो वाटसन की व्याख्या है यहाँ पर, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूँ। इस प्रकार वाटसन ने वातावरण के महत्व को स्पष्ट किया। तो वाटसन ने क्या कहा कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो जिसका जन्म अभी अभी हुआ है, उसे मैं डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहूं बना सकता हूँ। कैसे बनाएंगे ये चोर किसी को? उसे किसी चोर के घर में भेज देंगे तो वो चोर बनेगा, किसी वकील के घर में भेज देंगे तो वो वकील बनेगा, किसी डॉक्टर के घर में भेज देंगे तो डॉक्टर। खास करके आप देखेंगे कि डॉक्टर के घर में उनके सारे बेटे डॉक्टर ही होते हैं। लगभग आप देखेंगे जो एक बार डॉक्टर हो जाता है, उनके फैमिली में लगातार डॉक्टर ही डॉक्टर रहते हैं। आपने बहुत से उदाहरण देखे होंगे, आपके आसपास में भी देखे होंगे कि कोई डॉक्टर है तो उनका बेटा भी डॉक्टर है, उनकी बेटी भी डॉक्टर है, उनका दामाद भी डॉक्टर है, उनकी बहू भी डॉक्टर है, सभी डॉक्टर ही है। तो ये क्यों है डॉक्टर? उनके पास वैसा वातावरण है, वैसे एजुकेशन है, वैसे उनके माता पिता ने अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाया है कि कैसे आपको तैयारी करनी है। तो ये क्या है? वातावरण का ही प्रभाव है। जैसे चोर के घर में आप अगर पैदा होते हो तो बचपन से ही आपको जो है चोरी करना सिखाया जाएगा। जैसे आप मुर्देया में देखिए कि तुलसीराम को बचपन से ही जो चूहे पकड़ना, फिर वो गाय की खाल निकालना, ये सब कुछ सिखाया जाता था क्योंकि वो अपने वातावरण में ढल जाए। लेकिन वो उसमें ढले नहीं, वो अलग से अपने शिक्षा के वातावरण में चले गए और उनको ऐसे मित्र मिले जो कि शिक्षित थे, तो उनका जो जीवन बदल गया। तो वातावरण को बदलना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आपका वातावरण ऐसा है कि जहाँ पर आपके घर में शिक्षित लोग कम हैं, तो भी आपको निराश नहीं होना, आप वातावरण बदल सकते हो। आप तुलसीराम जो है लेखक, उनका स्मरण कर सकते हैं, शायद आज ही उनकी पुण्यतिथि भी है आज। तो वो सभी बातें जो है, इससे जो है आप वातावरण को भी बदल सकते हो। तो लेकिन एक पैमाना ऐसा होता है कि लगभग ज्यादा लोग जो है अपने वातावरण को बदल नहीं पाते, जैसा उनका वातावरण मिला है उन्हें वैसे वो बन जाते धीरे धीरे। इसलिए वाटसन अपना कथन कहते कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूँ। इस प्रकार ने जो है वाटसन ने वातावरण का महत्व समझाया है कि वातावरण का महत्व कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर यहाँ पर प्रतिपादक जनक है वातावरण में, मानसिक शक्तियों का विकास और बुद्धि पर प्रभाव, व्यक्तित्व पर प्रभाव और शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, ये सारे जो है वातावरण के प्रभाव है। जिसमें क्या मानसिक शक्तियों और विकास पर प्रभाव वातावरण का पड़ता है कि जिस प्रकार से आपको वातावरण मिलेगा। अगर आपको एक अच्छा वातावरण मिला है, वेल एजुकेटेड फैमिली में अगर आप पैदा हुए हो, तो आपकी मानसिक शक्तियों का विकास जल्दी हो जाएगा। आपके पास पुस्तकों का एक्सेस आसानी से हो जाएगा, आपके पास अच्छे टीचर का एक्सेस आसानी से होगा। अगर आपको बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना है, विदेश में जाना है, तो आपके लिए आसान होगा, वहाँ पर जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। तो वो वातावरण का ही प्रभाव है। अगर आप एक अच्छे अमीर घर में पैदा होते हो जहाँ पर शिक्षा भी हुई हो, तो उसका जो है आपके मानसिक शक्तियों पर, आपकी मानसिक शक्ति विकसित होगी। फिर बुद्धि पर प्रभाव भी वही पड़ता है कि जिस प्रकार से आपका परिवार होगा, वहाँ पर आकर पढ़ाई को लेकर नीरसता है या फिर वहाँ पर आप जो है ऐसी वातावरण है जहाँ पर पढ़ाई को महत्व दिया जाता है, तो आपकी बुद्धि पर वो अच्छा या पॉजिटिव या नेगेटिव प्रभाव डाल सकते हैं। और व्यक्तित्व पर प्रभाव जो है आपके माता पिता डालते हैं। जिस प्रकार से आपके माता पिता का प्रभाव मतलब व्यवहार होगा, उस प्रकार का ही व्यवहार बच्चों में भी आप देखेंगे। जैसे आप देखिए छोटा सा उदाहरण, जैसे आप अपने घर में झगड़ा करते हो, पति पत्नी अगर दो झगड़ा करते हैं और पति अपनी पत्नी को जो है उल्टी सुल्टी बात करता है, ऐसे कुछ बोलता है, अपशब्द बोलता है, तो देखिए 5 मिनट बाद जो है उनका छोटा सा बच्चा जो है वही शब्द बोलेगा बैठकर।
सबके सामने, या फिर किसी के साथ झगड़ा करते हुए वही शब्द प्रयोग करेगा जो एक पति ने अपनी पत्नी के लिए प्रयोग किए थे या फिर पत्नी ने अपने पति के लिए। तो ये व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। जिस प्रकार का आपका व्यक्तित्व होगा उसी प्रकार आपके बच्चे का भी व्यक्तित्व बनता जाएगा। जिस प्रकार के आपके टीचर होंगे उस प्रकार से आपका व्यक्तित्व बनेगा। अगर आपके टीचर ऐसे हैं कि जो सबको मदद करते हैं, सबको कहते हैं कि सिखाने में मदद करते हैं, पढ़ाने में मदद करते हैं, हर तरह से मदद करते, तो आप में भी वो गुण आ जाएगा। भले आप में वो गुण ना हो, लेकिन आप अपने गुरु को देखकर, आपके आदर्श को देखकर वो सीख जाते हो कि जैसे मेरे गुरु सबसे मदद करते वैसे ही मैं करूँगा। तो ये क्या होता है, व्यक्तित्व पर प्रभाव कौन डालता है, वातावरण डालता है। जैसे आपके मित्र होंगे, अगर आपके मित्र, जैसे हमारे बचपन में जो एक स्टोरी थी हमारे पाठ्यक्रम में कि एक लड़का होता है जो काफ़ी पढ़ाई लिखाई में अच्छा होता है, लेकिन उसकी एक संगत गलत लड़के के साथ चली जाती है, तो वो स्कूल बंक करना, स्कूल से निकलना और फिर वो सिगरेट पीना, ये सब कुछ शुरू कर देता है, क्योंकि उसका जो नया दोस्त बना था वो इन सारे गुणों के साथ था, अवगुणों के साथ था। तो ऐसी स्टोरी आपने भी पढ़ी होगी। तो ये व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं आपके मित्र। अगर आपके मित्र अच्छे नहीं होंगे मित्र, तो आपको वैसे ही आप पर प्रभाव डालेंगे, यानी कि आपको गलत चीज़ें सिखाएंगे। अगर आपके गलत मित्र है, अगर अच्छे मित्र है तो आपको अच्छी सीख दिखेंगे, सिखाएंगे। जैसे कि आपको कहेंगे कि पढ़ाई करो, या फिर ये कोर्स करो, इसके बारे में जानकारी लो, ये मैंने नया सीखा तुम भी करो। ये सारी बातें जो है आपके अच्छे मित्र बताएंगे। बुरे मित्र आपको बुरी आदतें लगाएंगे। तो ये आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालेगा, आपकी भाषा पर प्रभाव डालेगा, सभी बातों पर जो है प्रभाव डालता है। फिर शारीरिक लक्षणों पर भी प्रभाव जो है वातावरण का होता है। शारीरिक लक्षणों पर कैसे, जैसे कि जिस प्रकार से आपके आसपास में वातावरण है, एक तो ये दो प्रकार से वातावरण का प्रभाव होता है। एक वातावरण का प्रभाव आपके जियोग्राफी के अनुसार, यानी कि जिस जगह पर आप रहते हो, यानी कि अगर आप अमेरिका में रहते हो तो आपका वर्ण जो है श्वेत होगा, यानी कि सफ़ेद। आप अफ्रीका में रहते हो तो आपका वर्ण जो है काला होगा, कृष्णवर्णीय। आप भारत में रहते हो तो आपका वर्ण कलर होगा, वर्ण होगा सावला। एक तो वातावरण, वो वाला वातावरण प्रभाव। दूसरा वातावरण क्या है, जिस प्रकार की आपकी मातृभाषा है। एक तो बात है मातृभाषा के साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज भी कनेक्ट होती है। देखिए कि जिस प्रकार की आपकी मातृभाषा है ना, उस प्रकार से आपकी बॉडी लैंग्वेज भी होती है, शारीरिक लक्षण। अभी कभी आप साउथ में जाइए, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत के लोग जब बात करते हैं तो उनके हाथों को देखिए आप, उनके हाथों के जो इशारे होते हैं वो आपको पता चलेंगे कि हमसे अलग होते हैं। जो उत्तर भारत के लोग हैं वो किस प्रकार से हाथ करते, किस प्रकार से अपनी मुट्ठी बांधते हैं बात करते हुए, किस प्रकार से, किस प्रकार की टोन उनकी होती है, वो शारीरिक लक्षण उनके आपको दिखाई देंगे। जब आप यूपी में जाओगे, बिहार में जाओगे, तो वहाँ के आप देखिए उनकी बातचीत करते समय उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उनके शरीर के लक्षण क्या है, ये सारी बातें जो है आपको वहाँ पर दिखाई देगी। ये आपकी भाषा, आपका वातावरण, वहाँ का कल्चर जो आपकी बॉडी लैंग्वेज पर भी जो बहुत सा प्रभाव डालता है। और इसके प्रतिपादक यहाँ पर है दूसरी साइड में। जैसे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालने वाले कूले हैं, और बुद्धि पर प्रभाव डालने वाले केडोल और स्टीफन्स हुए, और फिर मानसिक शक्तियों का विकास करने वाले गोर्डन, और शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव डालने वाले फ्रैंक बोनस, ये जो है प्रतिपादक जनक है इनके। फिर वंशानुक्रम एवं वातावरण के मध्य संबंध, इन दोनों के मध्य एक संबंध है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। आद्यता के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का समान योग होता है। किसका, दोनों का। एक तो वंशानुक्रम का भी आपके और वातावरण का, यानी कि 50-50 का मामला बता रहे हैं यहाँ पर। दोनों एक दूसरे पर सापेक्ष प्रभाव डालते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हम व्याख्या पढ़ेंगे वुडवर्थ और मैरिवस, जो है व्यक्ति वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल नहीं वरन दोनों तत्वों का गुणफल है। गुण यानी कि धन होता है, उसमें आप जो है यहाँ पर उन्होंने व्याख्या दी है। विकास में क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से मिलकर क्या है, विकास हमारा होता है।
यहाँ पर वो जो एक्स है, ये एक्स जो है दोनों का जोड़ने का है, यानी कि धन का है। तो वंशानुक्रम और वातावरण जो है उसके उसके कारण हमारा विकास होता है। हमारे विकास में वंश का और वातावरण का दोनों का योग होता है। या फिर यहाँ पर गुणफल को योगफल कहा गया है इन्होंने, यानी कि एक्स यानी कि दोनों को गुणाकार करना। आगे व्याख्या है मिकाइवर एवं पेज की। जीवन के प्रत्येक घटना वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का परिणाम होते हैं। तो जीवन की हमारी जो भी घटना है उन पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव सीधा दिखाई देता है। किसी भी निश्चित परिणाम के लिए एक ही उतनी ही किसी भी निश्चित परिणाम के लिए एक की उतनी ही आवश्यकता है जितनी की दूसरे की। दोनों को एक दूसरे से पृथक नहीं कर सकते। तो जितनी हमें वंशानुक्रम की आवश्यकता है उतनी ही जो है वातावरण की भी आवश्यकता है। दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। पृथक करना यानी कि अलग करना। तो दोनों का समावेश होता है। जैसे पीछे हमने पढ़ा कि दोनों का जो है समान 50% जो है हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो आद्यता या बालक वंशानुक्रम व वातावरण का गुणफल होता है। तो हमने वहाँ पर विकास की व्याख्या भी पढ़ी कि विकास में क्या होगा, विकास इज इक्वल टू क्या है, वंशानुक्रम गुना वातावरण, इन दोनों से विकास बनता है। दोनों की परस्पर निर्भरता है कि वंशानुक्रम का जो वातावरण, जो हमारा वातावरण मिलेगा उनमें वंशानुक्रम का प्रभाव है, और जो वंशानुक्रम है उस पर वातावरण का प्रभाव एक दूसरे से। दोनों का एक समान महत्व है कि हम एक को छोड़ नहीं सकते। हम वातावरण को भी नहीं छोड़ सकते और वंशानुक्रम को भी नहीं छोड़ सकते। दोनों का समान महत्व है। दोनों अपृथकता दर्शाते हैं, यानी कि उनको अलग नहीं किया जा सकता। दोनों एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। तो दोनों मिलकर जो है आपका पूर्ण विकास करते हैं। दोनों के मध्य अंतर या विभेद करना मुश्किल है, क्योंकि आपका वातावरण, ये वातावरण की बात है या फिर वंशानुक्रम की बात है, ये बताना थोड़ा मुश्किल होता है कि जो आपके अंदर जो आदतें आ चुकी है, जैसे आपके अंदर पढ़ाई की लगन है, तो वो आपके माता पिता के कारण मिली है आपको, या फिर आपके वातावरण से, यानी कि आपके गुरु के कारण या फिर मित्र के कारण मिली है, ये बताना मुश्किल है। आप भी नहीं बता सकते कि आप जो हिंदी साहित्य आपने लिया है इसमें जो आपके वातावरण का प्रभाव है या फिर आपके वंश का प्रभाव है। तो इनके दोनों के मध्य अंतर करना या फिर विभेद करना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों भी लगभग एक जैसा आप पर परिणाम डालते हैं। तो यहाँ पर एक चार्ट है वातावरण का, एक यहाँ पर एक देखते कि वातावरण जो बालक या फिर अध्येता यानी कि लर्नर जो सीखता है उस पर वातावरण का प्रभाव है, और वंशानुक्रम आनुवंशिकता उसका भी प्रभाव है। तो अध्येता में क्या है, अध्येता इज इक्वल टू वंशानुक्रम गुणाफल वातावरण का परिणाम, यानी कि वातावरण और वंशानुक्रम सही अध्येता या आद्यता, यहाँ पर आद्यता लिखा है, जिससे पहले हम यहाँ पर विकास लिखा था हमने। विकास किसका होगा, आद्यता का है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, इसलिए शिक्षा में विद्यार्थी महत्वपूर्ण है। तो हम विद्यार्थी के दृष्टिकोण से ये सब कुछ पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आद्यता शब्द लिखा गया है। या फिर यहाँ पर आप बालक भी लिख सकते हो, लेकिन हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पर आद्यता लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर है शिक्षा में वंशानुक्रम और वातावरण का महत्व। अब ये एजुकेशन में क्या इम्पोर्टेंस है इनका, ये हम देखेंगे। अभी तक जितना पढ़ाया जा रहा है ये समझ तो आ रहा है ना आपको, ज़्यादा इसमें बातें है नहीं, कि इतना ही है वंशानुक्रम और वातावरण आपको समझना है। ये काफ़ी लेंदी हो गया है, लेकिन इसको इतना ही समझना है कि वंशानुक्रम यानी कि माता पिता और आपके दादा दादी का जो आप पर प्रभाव पड़ता है डीएनए से, वो वंशानुक्रम में है। वो वातावरण यानी कि आपके आस पड़ोसी, गुरु, दोस्त, इनका जो प्रभाव पड़ता है वो वंशानुक्रम। इतना ही है ये, लेकिन इसको हम, क्योंकि हमें पढ़ना है इसलिए हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे,
लेकिन आपको याद इतना ही रखना है। अगर इतना आपको पता है तो आपका जो है काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें है ही इतना, और ज़्यादा इसमें डीप में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसमें इतने डीप में क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते, लेकिन सिलेबस बना हुआ है तो हमें पढ़ना पड़ता है। तो आपको इतना याद रखना है कि वंशाणु में जो है आपके माता पिता दादा दादी होती है, और वातावरण में आपके मित्र गुरु ये सब आते, इनका जो भी स्वभाव होगा वो उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। तो वंशानुक्रम का महत्व या फिर प्रभाव क्या है? मूल प्रवृत्तियों में अंतर। ठीक है, वंशानुक्रम का महत्व क्या है? मूल प्रवृत्तियों में अंतर आता है इसमें, यानी कि जिस प्रकार का आपका वंश होगा उस प्रकार की आपकी मूल प्रवृत्ति होगी। इसलिए मेरी मूल प्रवृत्ति अलग है और आपकी मूल प्रवृत्ति अलग है, क्योंकि आपका वंश अलग है, आपके माता पिता अलग है, मेरे माता पिता अलग है। इसलिए जो हमारी दोनों की मूल प्रवृत्ति में है आपको अंतर दिखेगा। क्यों अंतर दिखेगा? क्योंकि डीएनए अलग है। दोनों को जो डीएनए मिला है हमें, आपको और हमको, तो उसमें डीएनए अलग है। इसलिए जो है मूल प्रवृत्तियों में जो अंतर मिलेगा आपको वंशानुक्रम में। जिस प्रकार का आपका वंश है उसका डीएनए आपको मिलेगा, उसकी प्रवृत्ति आपको मिलेगी, आपकी माता पिता की प्रवृत्ति आपको मिलेगी, आपके दादा दादी नाना नानी की। लेकिन आपके दादा दादा नाना नानी अलग है, मेरे दादा दादा नाना नानी अलग है, इसलिए उनकी प्रवृत्ति मुझ में है। आपके नाना नानी की, दादा दादी की, पापा मम्मी की आप में है। तो इसीलिए हर व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति एक दूसरे से भिन्न होती है। फिर वातावरण में क्या है? आद्यता पर परिवार के प्रभाव का ज्ञान। वातावरण में क्या है? परिवार में कौन आते हैं? आपके यहाँ पर जो परिवार है, यहाँ पर परिवार यानी कि केवल आपके माता पिता नहीं, परिवार में आपके जो आपके चाचा चाची भी आएंगे, या फिर दोस्त जो कि आपके घर में आते हैं, फैमिली फ्रेंड भी जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, या फिर आपके खुद के फ्रेंड, ये भी एक परिवार का ही भाग है। परिवार एक का यहाँ पर अर्थ क्या है कि आपके आसपास में जो लोग होंगे उनका जो आपके एजुकेशन पर प्रभाव पड़ेगा। आद्यता पर परिवार के प्रभाव का ज्ञान। और इसका अच्छा उदाहरण कैसा है कि आप पर कैसा सीधा प्रभाव, अगर आपको डायरेक्ट देखना है, विजुअली प्रभाव देखना है, तो ये देखिए कि जैसे आपने 10वीं कक्षा पास कर ली, उसके बाद आपके घर में एक चाचा जी आए होंगे जो आपके पापा के मित्र होंगे, और शायद कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, या फिर आपके फैमिली फ्रेंड्स में जो है ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हो सकते हैं। वो आपके घर में आएंगे और चाय पियेंगे और बोलेंगे कि आपके बच्चे ने तो 10वीं कर ली, उसको साइंस में डालो, अंग्रेज उसे जो इंजीनियर बनाओ, फिर डॉक्टर बनाओ। तो ये जो फोर्स किया जाता है आपको, ये किस में आता है? वातावरण का प्रभाव। जिस प्रकार में आपके वातावरण में जो भी आपके घर में फैमिली में जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा उसकी सलाह हमेशा ली जाती है, और उसकी सलाह पर भी जो है आपको पढ़ाया जाता है। बहुत से स्टूडेंट आप देखिए कि बहुत से स्टूडेंट मेडिकल में इसलिए है, इंजीनियरिंग में इसलिए क्योंकि उनके पिताजी ने कहा था, उनके चाचा जी ने कहा था, या फिर उनके पिताजी के जो फ्रेंड है जो कि पढ़े लिखे है, उनके कारण से जो है इंजीनियरिंग में है, या फिर उनके फैमिली में कोई इंजीनियर पहले से है, उसकी इनकम देखकर, उसका घर देखकर, उसकी लाइफ देखकर जो है इन्होंने एडमिशन दिलवा दिया। या फिर वातावरण की जैसे माहौल जो बन गया आज डॉक्टर और इंजीनियर का, उसके कारण भी जो है एडमिशन देना। तो ये सारी बातें जो वातावरण में आएंगी, ये इस उदाहरण से जो आप और अच्छे से समझ सकते हो कि वातावरण का कैसे प्रभाव पड़ता है आद्यता पर। तो ये आद्यता पर परिवार के प्रभाव का ज्ञान ये इस प्रकार से। फिर शारीरिक भिन्नताओं का ज्ञान। इसमें क्या है शारीरिक भिन्नताओं में? कि वही बात है कि डीएनए से आपको जो है शरीर में जो आपकी आँख, कान, नाक, बाल, आपके स्किन का कलर, आपकी ऊंचाई, ये सभी किसके कारण आपको मिलती है? आपके माता पिता के कारण। क्योंकि उनका डीएनए आप में है तो आप आपके माता या पिता की तरह दिखते हैं, उनकी आंखों जैसे आपकी आंखें हैं, या फिर उनके बालों जैसे आपके बाल है। तो शारीरिक भिन्नताओं का ज्ञान इसमें आता है। तो यहाँ पर फिर से वही है, आद्यता का प्रभाव पर परिवार के प्रभाव का ज्ञान है। फिर यहाँ पर आद्यता के सीखने में अंतर। सीखने में अंतर कैसे होगा? जिस प्रकार से आद्यता को अपने माता पिता से गुण मिले हैं, मानसिक गुण, अगर उनके माता पिता पढ़े लिखे और अच्छे मन से यानी कि मानसिक रूप से स्वस्थ थे तो उनका बच्चा भी एक स्वस्थ पैदा होगा। उसके बाद वो अगर स्वस्थ बुद्धि के साथ वो पढ़ेगा तो उसकी जो है पढ़ाई अच्छी होगी। लेकिन ऐसा है कि आपके माता पिता में कोई ऐसी बीमारी है, मानसिक बीमारी, क्योंकि केवल शारीरिक बीमारियां ट्रांसफर नहीं होती बेटे में, मानसिक बीमारी भी आती है।
तो अगर माता पिता को कोई मानसिक बीमारी है तो वो मानसिक बीमारी उनके बेटे में भी आ सकती है। अगर वो मानसिक बीमारी शिक्षा से रिलेटेड है तो वो बीमारी के कारण जो है उनका बच्चा भी जो है पढ़ने लिखने में कमजोरी रहेगा। उसमें उस बच्चे की गलती नहीं है, गलती उस बीमारी की है। माता पिता की भी गलती नहीं होती, उस बीमारी की गलती है, क्योंकि वो उनके अंदर थी उनके माता पिता के, उसी कारण उनके बेटे में भी आ गई। उसी कारण उसमें आद्यता के सीखने में अंतर आपको दिखाई देगा कि कोई लड़का है कि काफी तेज है और कोई लड़का है कि वो काफी जो मंद है, उसमें जो कितना भी पढ़ा वो पढ़ता ही नहीं, क्योंकि उनके परिवार में जिस प्रकार से उसे डीएनए मिला है उसका भी प्रभाव जो आपको उसमें दिखेगा। फिर पीढ़ियों में होने वाले आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण क्या है इसमें, जैसे कि देखिए आनुवंशिक लक्षण में जैसे किसी किसी के घर में कोई संगीत वाला है कि वो एक बड़ा संगीतकार है, तो आप देखेंगे कि उसके घर में उसका बेटा भी जो है बड़ा संगीतकार बन सकता है, या फिर उसकी पोती पोता। जैसे सचिन तेंदुलकर देखिए, वो क्रिकेट में बहुत अच्छे हैं, और उनका बेटा जो अर्जुन, वो भी क्रिकेट में जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसमें क्या है, पीढ़ियों में होने वाले आनुवंशिक लक्षण दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके पिताजी भी अच्छा क्रिकेट खेलते थे, इसलिए वो गुण जो है उनके बेटे में भी आ गए। जैसे डॉक्टर, कोई अच्छा डॉक्टर है तो उनका बेटा भी एक अच्छा डॉक्टर बन जाता है, क्योंकि उनके वंश में भी वो काम चल रहा है। जैसे इसीलिए जो हमारी वर्ण व्यवस्था भी बनाई गई थी हिंदू धर्म में, कि एक वर्ण में एक ही आदमी एक जैसा काम करेगा, जिससे जो परफेक्शन आ जाए। तो इसलिए आप देखेंगे कि एक जाति के लोग एक ही काम करते थे पहले। अगर आप देखेंगे 200-300 साल पहले, तो एक घर में एक ही काम चलता था, एक जाति में एक ही काम करते थे वर्षों से, इसलिए वो उस काम में जो है सबसे परफेक्ट हुआ करते थे। और वो उसका ये लक्षण कहाँ पर दिखता है, पीढ़ियों में होने वाले आनुवंशिक लक्षण जो है हमें साफ साफ वहां पर दिखाई देते हैं। फिर लिंग भेद का ज्ञान। आपको वैसे साइंस में पढ़ा होगा कि लिंग भेद यानी कि जब एक्स एक्स जो हमारे डीएनए में जो ये होता है आखिरी जोड़ा, उसमें अगर एक्स एक्स आए या फिर एक्स वाई आए तो उससे लड़का या लड़की डिसाइड होती है। और ये जो डिसाइड करना जो उनके पिता के द्वारा जिस प्रकार से उन्हें मिले हैं डीएनए, तो उस प्रकार से जो लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी वो डिसाइड होता है। जैसे कि आपने 10वीं की कक्षा में पढ़ा होगा ये, तो लिंग भेद का ज्ञान वहां पर आता है। फिर जन्मजात गुणों एवं क्षमताओं में अंतर। तो ये काफी डिबेटेबल बात है। जन्मता जो गुण आते हैं हमें, तो ये बहुत से लोग मानते हैं कि जैसे हम कहते हैं जन्मजात कवि है, जन्मजात कवि जो हम कहते हैं ना, इसका कारण क्या होता है कि उसे अपनी पीढ़ी से ही जो है गुण मिले हैं, वंशों से। तो कोई किसी के पास जन्मजात जो है गुण होते हैं, लेकिन ऐसा कहना पूर्ण रूप से ठीक तो नहीं होता। किसी के पास जन्मता ही सारे ज्ञान आ जाते हैं, लेकिन ये भी एक बात मानी जाती है कि जिस प्रकार से वो वंशानुक्रम उसका होगा उसमें जो जन्मजात कुछ गुण आ जाते हैं। फिर समस्याओं के समाधान में सहायक, ये बात हो गई। और यहाँ पर क्या है, वातावरण में आद्यता को संपूर्ण सामाजिकरण का ज्ञान वातावरण से मिलता है, कि जिस प्रकार से आपके आस पड़ोसी माता पिता होंगे और उनका व्यवहार होगा, उस प्रकार से जो है आपका भी समाज में व्यवहार होगा। अगर आपके माता पिता सबसे रुष्ट होकर बात करते हैं, बुरी तरह से व्यवहार करते हैं, तो आप भी जो किसी से मिलोगे तो रुष्ट होकर ही बात करोगे। लेकिन आपके माता पिता, आपके भाई बहन दोस्त अगर किसी से मिलते तो अच्छे से मिलते, अच्छी भाषा का प्रयोग करते, आप कह के पुकारते हैं, तो आप भी देखेंगे कि आपके बच्चे भी वही कहेंगे, तू या तुम ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये किसका प्रभाव है, वातावरण का। तो बहुत से देखिए आप, बहुत से घरों में जो है छोटे बच्चों को भी आप कहकर पुकारा जाता है। क्यों पुकारा जाता है आप करके, क्योंकि उनमें वो आदत लगे आप बोलने की, जिससे वो किसी से मिले तो आप कहे, किसी से मिले तो आप कहे, चाचा कहे, अंकल कहे। ये सारी जो है वातावरण पर प्रभाव डालने वाली होती है। जिस प्रकार के आपका घर में वातावरण होगा उस प्रकार से आपका सामाजिकरण भी होगा, समाज में आपका चरित्र भी उस प्रकार होगा। फिर चारित्रिक की संभावनाओं का विश्लेषणात्मक ज्ञान, तो जिस प्रकार का आपका वातावरण है, यानी कि भाई बंधु माता पिता और उनका जिस प्रकार का चरित्र है,
उसका कुछ ना कुछ गुण आप में आएगा। सॉरी, आप में जो उसका सारा जो है गुण आएगा। जिस प्रकार से आपके मित्र या दोस्त बात करते हैं उस प्रकार से जो है आपके चरित्र का निर्माण होगा। अगर आपके घर में बचपन से बड़े चरित्र पढ़ाए गए हो आपको, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, छत्रपति शिवाजी महाराज या फिर सुभाष चंद्र बोस, ऐसे चरित्र आपको अगर पढ़ाए गए बचपन से तो आप पर प्रभाव भी वैसा ही पड़ेगा उनका। अगर आपको ऐसे चरित्र नहीं पढ़ाए गए, आपको जो है आपके घर में इस प्रकार का वातावरण नहीं रहा, आपके घर में शिक्षा का अभाव रहा, तो आपके चरित्र निर्माण में जो वो सहायता नहीं बनेगी और आपका चरित्र जो है अच्छा विकसित नहीं हो पाएगा। फिर आद्यता को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ज्ञान देना। और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ज्ञान कौन देते? आपके माता पिता। आपके माता पिता ही आपको बताते कि आप किस धर्म में आपका जन्म हुआ है, क्योंकि आपके शरीर पर तो कोई थप्पा नहीं लगा कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो या फिर सिख हो या ईसाई हो। तो वो तो बताएंगे आपको धर्म की जानकारी देंगे, फिर आपकी जाति की जानकारी देंगे, आपकी जाति का गौरव गाथा कहेंगे। उसके बाद सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में क्या आएगा? जैसे होली दिवाली पर्व का महत्व बताना, रक्षाबंधन का महत्व बताना, भाई बहन का रिश्ता बताना, दोस्तों का रिश्ता बताना, ये सारे जो मूल्य है, जैसे बड़ों का आदर करना, बड़ों के पैर छूना, ये सभी कौन सिखाता? आपका वातावरण, यानी कि आपके माता पिता, भाई बहन, परिवार वाले, ये सारी बातें वो सिखाते। आप खुद जन्मजात हो सीख कर नहीं आते पेट से, ये आपको सिखाया जाता है, आपकी संस्कृति। इसीलिए आप देखेंगे कि इंडिया में जो है, इंडिया में बड़ों के पैर छुए जाते हैं, लेकिन इंडिया के बाहर आप जाएंगे तो कोई अमेरिका वाला अपने गुरु के पैर नहीं छुएगा। क्यों नहीं छूता? वो भी तो इंसान है, क्योंकि उसके पास ये संस्कृति नहीं है हमारी, क्योंकि ये संस्कृति हमारे पूर्वजों ने हमें दी है, हमारे माता पिता ने हमें दी है। तो ये सभी वातावरण का प्रभाव होता है। अगर आप यहीं अमेरिका में पैदा होते तो आप किसी के पैर नहीं छूते, और वहां पर जैसे आप देखें कि अंग्रेजी में सिर्फ यू ही होता है, आप तुम इस प्रकार का कुछ भी नहीं, बड़ा हो या छोटा हो सबको लिए एक ही समान शब्द है, यू। तो ये जो संस्कृति का प्रभाव होता है, हर देश का वातावरण का प्रभाव होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है? इसमें ज़्यादा कुछ आपको ध्यान देने की बात नहीं, ये इसमें डिटेल में नहीं आएगा, लेकिन आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आया इसलिए इसे डिटेल में बताया गया है। तो इसका इतना ही आपको जानना है वातावरण में कि वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे आपको एक परीक्षा में प्रश्न भी आ जाएगा तो आप पढ़कर भी जो है आप इसको लगा सकते हैं। नॉर्मल जीके जैसा ही है, मतलब आपका नॉर्मल आईक्यू का ही है, आपका सामान्य ज्ञान जो होता है इसका ही ये परीक्षा है, फर्स्ट पेपर। तो इसमें क्या वंशानुक्रम और वातावरण आपने पता है आपको क्या होता है। वंशाणु यानी कि वंश के अनुसार, वातावरण यानी कि वातावरण के अनुसार, क्योंकि शब्दों में ही आपके उत्तर आते हैं। तो यही है इसमें। तो इसमें हमने पढ़ा कि वातावरण का शिक्षा में कैसे प्रभाव पड़ता है। तो 2 चार्ट हमने देखे, उस प्रकार से जो हम पर प्रभाव पड़ता है। तो एक बार कोई कमेंट कीजिए, अभी किसी को इसमें दिक्कत हो। मूल प्रवृत्तियों में अंतर जो हमने पढ़ाया था, तो इसमें क्या है, मूल प्रवृत्तियों में अंतर फिर से एक बार समझिए कि मूल प्रवृत्तियां किससे निर्माण होती है हमारी। हम क्या पढ़ रहे हैं किसमें? वंशानुक्रम में। वंशानुक्रम किससे डिसाइड होता है? आपके डीएनए से। डीएनए तो आप सभी समझते हैं, डीएनए क्या क्या है? आपके माता पिता। तो ये डीएनए से जो है आप में वंशानुक्रम आता है कि आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इससे आप में वंशानुक्रम आएगा। और जिस प्रकार की आपकी माता पिता की प्रवृत्ति है, जैसे आपके माता पिता अगर मदद करने वाले लोग हैं तो आप देखेंगे कि आपके बेटे में भी वो गुण आ जाएंगे, क्योंकि आपके बेटे ने भी आपको देखा है कि आप सबकी मदद करते हो। तो आप ऐसे बहुत से उदाहरण देख सकते हैं कि जहाँ पर जिस प्रकार से बेटा था उस प्रकार, जैसे जैसे बाप था वैसा बेटा है, ऐसा कहावत कहते हैं ना, जैसा बाप वैसा ही बेटा। उसका अर्थ क्या है? यही है मूल प्रवृत्ति, कि जिस प्रकार से आपके माता पिता है उसकी प्रवृत्ति आप में आएगी। और वो प्रवृत्ति केवल आप में होती है, आपके दोस्त में नहीं होती, क्योंकि उसके दोस्त में उसके माता पिता की है। तो यही अंतर है कि आप में आपके माता पिता का होगा, दूसरे में दूसरे के माता पिता का होगा। तो इसलिए सब में एक जैसा नहीं है, इसलिए ये अंतर शब्द यहाँ पर लिखा गया है।
ये अंतर शब्द का अर्थ क्या है कि आप में जो मूल प्रवृत्तियां होगी वो मूल प्रवृत्तियां मुझ में नहीं होगी, मुझ में जो होगी ये आपके दोस्त में नहीं होगी, उसके दोस्त के दोस्त में नहीं होगी। तो यहाँ पर ये अंतर का संबंध है। और मूल प्रवृत्तियों का संबंध क्या है, आपके माता पिता की जो प्रवृत्तियां हैं उस प्रवृत्तियों के अनुसार आपकी प्रवृत्ति भी होगी। अगर आपके माता पिता मदद करने वाले लोग हैं, सभी का भला चाहने वाले, सभी से अच्छे से बात करने वाले, तो वो प्रवृत्ति आप में भी थोड़ी तो दिखाई देगी ही। अगर आप कह सकते हैं कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि माता पिता तो अच्छे हैं लेकिन बेटा काफी बिगड़े है, तो वहां पर किसका प्रभाव है, वहां पर वातावरण का प्रभाव है। तो वहां पर वातावरण हावी हो गया, उसके दोस्त उस पर हावी हो गए, उन्होंने अपने माता पिता से गुण नहीं ग्रहण किए और वातावरण उस पर ज्यादा हावी हो गया। तो आप ये देखेंगे कि माता पिता के साथ किसी किसी के लक्षण नहीं जुड़ते। क्यों नहीं जुड़ते, क्योंकि उस पर वातावरण का प्रभाव है। और जिस पर नहीं पड़ता उस पर माता पिता का तो ज्यादातर आपको देखा देगा, जिस प्रकार से आपके पिताजी माता जी उनके थोड़े ना थोड़े गुण आप में दिखाई देंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये डीएनए से ही आते हैं आप में। और दूसरा, उनकी परवरिश से भी आप में आ जाते हैं। तो यही है मूल प्रवृत्तियों में अंतर। अच्छा, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है, तो ये आनुवंशिक है। तो ये प्रश्न तो मनीष मनीष जी ने पूछा था, तो आपको जवाब मिल गया इसका, मूल प्रवृत्तियों में अंतर क्या है, इसमें कोई डाउट नहीं है। किसी को डाउट हो तो पूछिए जल्दी, इसमें ज्यादा है नहीं और इससे जो ज्यादा प्रश्न पूछे भी नहीं जाते। सिर्फ आपको वातावरण का अर्थ और अनुवंशिक क्रम का जो है, वंशानुक्रम का जो है, इसका जो सिर्फ अर्थ समझना है। आप केवल कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस से ही क्वेश्चन आएंगे, एक एक लाइन से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। इससे एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि वातावरण का अर्थ क्या है, जो आपके चारों ओर जो आवरण होता है उसे ही वातावरण कहते हैं। और वंश यानी कि आपके माता पिता से जो मिलता है वो वंशानुक्रम। इतना ही है इसमें, पूरी क्लास ये 2 लाइनों में ही है। तो इतनी 2 लाइनें अगर आपको समझ में आ गई तो आपको अगर ये प्रश्न आता है परीक्षा में तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने वातावरण और वंशानुक्रम को पढ़ा, और इसमें जो है हमने ये सारी बातें पढ़ी। इससे पहले हमने अभिवृद्धि और विकास पढ़ा था। अभिवृद्धि और विकास जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें कभी कन्फ्यूजन नहीं होना आपको कि अभिवृद्धि बाह्य विकास के बारे में बात होती है, विकास में मानसिक और शारीरिक दोनों विकास के बारे में है। तो यहाँ पर जो भी है, ये जो अब फर्स्ट पेपर में ये पढ़ रहे हैं विकास के बारे में, अभिवृद्धि के बारे में, या फिर वंशानुक्रम के बारे में, या फिर ये वातावरण के बारे में, ये सभी क्या है, कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट को आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट की तरह ही समझना है। इसमें आपको डिटेल में जाकर कोई शोध या फिर पीएचडी नहीं करनी इस पर, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। वातावरण का अर्थ क्या है और वंशानुक्रम का वह अर्थ क्या है, इतना ही समझना है आपको। इससे ज़्यादा आप अगर समझने जाओगे तो हमारे पास 10 यूनिट है, और इसमें से आपको सिर्फ इतना ही ऊपरी तौर पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि आपका ये जनरल पेपर है, आपका मेन पेपर है नहीं। और जो परीक्षा ली जाती है वो आपकी बेसिक नॉलेज को टेस्ट करने के लिए ली जाती है, फर्स्ट पेपर। तो इस प्रकार से आपको पेपर को सब पहले समझना होता है कि पेपर कौन सा है, किस प्रकार के प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो ये समझना आपको पहले चाहिए। तो जैसे आपने ये पढ़ा था अभिवृद्धि और विकास, इसमें भी आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछिए, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। ये केवल नेट के लिए नहीं, केवीएस के लिए या फिर पीजीटी टीजीटी, इसमें भी ये जो आता है पेडागोजी का ही सब्जेक्ट है ये। तो ये आपके बहुत से जो है टीचिंग के जो एग्जाम है सभी में जो काफ़ी काम का है, इसलिए इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप पूछिए। हाँ, पीओआईक्यू जो है स्नेहा जी, हम अभी पीओआईक्यू करेंगे कुछ दिनों में।
पीओआईक्यू अभी लाना है क्योंकि परीक्षा भी आपके नजदीक आ रही है, तो फर्स्ट पेपर की भी पीओआईक्यू लेंगे हम, और कुछ एमसीक्यू भी लेंगे जो कि पहले नहीं आए हुए हैं, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन नेट में नहीं आता कभी ज़्यादा, तो रिपीट क्वेश्चन नहीं आते, कॉन्सेप्ट चेंज करके आ जाते हैं वही, लेकिन एक ही समान प्रश्न जो है बार बार नहीं पूछता नेट। तो हम कॉन्सेप्ट पर जो है पेपर जो है लेंगे, और फर्स्ट पेपर को आपको जो है सिर्फ जो है ज़्यादा लोड लेकर नहीं पढ़ना, आपको खुशी खुशी पढ़ना है, हंसते खेलते। बस आपको क्लास में जो है इसे सभी कॉन्सेप्ट को जो है सिर्फ समझना है। अगर आप केवल क्लास भी करते हो और सिर्फ कॉन्सेप्ट भी समझते हो तो आपको जो अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को समझते हो, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आते 50 क्वेश्चन है, उसमें तो जो 5-10 तो आपके पैराग्राफ में चले जाते हैं, कुछ तो आपको जो करंट अफेयर्स में चले जाते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के आपके आने वाले इस पिछले विगत कुछ सालों से जो है जो हमारे बेसिक है टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च एप्टीट्यूड, उससे जो क्वेश्चन कम किए जा रहे हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें 5 ही आते हैं मैक्सिमम, लेकिन आजकल तो 1-2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं जिसे आप पढ़कर ही समझ जाते हो। और ज़्यादातर जो है टीचिंग एप्टीट्यूड में प्रश्न आपके विद्यार्थी और शिक्षक के मध्य, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया है, उसके ही जो है प्रश्न आएंगे। तो इम्पोर्टेंट वही है, छात्र पाठ्यक्रम विकास, जो त्रिकोण हमने बनाया था, ट्रायंगल, एक शिक्षा को पूर्ण करने के लिए, इस प्रकार के जो है प्रश्न जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कि हमने पहले पढ़ा था शुरुआती भाग में। तो ये इस पर ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में। जहाँ पर यहाँ पर देखिए, ये जो है शिक्षण की अवधारणा, उद्देश्य, शिक्षण के स्तर, जो मैंने ये पढ़ा था, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मकता यानी कि चिंतन, इस पर प्रश्न आएंगे ज़्यादा। और आएंगे कितने, 2 क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम, 3 आएंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन अभी आ नहीं रहे टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो इतने ही क्वेश्चन आएंगे, उसमें से एक क्वेश्चन तो यही होगा शिक्षण का स्तर, और दूसरा क्वेश्चन ये किशोरावस्था वैसा उसका, या फिर शिक्षक सहायक सामग्री से आएगा, या फिर टीचर और विद्यार्थी और पाठ्यक्रम इसके बीच में आएगा, या फिर ये इस पर प्रश्न आएगा स्वयं प्रभा मुक्स, जो कि हमारे गवर्नमेंट में शुरू किए हुए जो प्रोजेक्ट है, ये जो वेबसाइट और ये जो टीवी चैनल है जहाँ पर दूरस्थ शिक्षा दी जाती है, तो इससे जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन। और ये क्वेश्चन इस पर आते कि वर्तमान शिक्षा पद्धति विद्यार्थी केंद्रित है या छात्र केंद्रित है या फिर शिक्षक केंद्रित, तो छात्र केंद्रित है। ये सारे प्रश्न जो है टीचिंग एप्टीट्यूड में आते हैं। और ये सहायक प्रणाली जो है परंपरागत और आधुनिक, परंपरागत क्या होती है, ब्लैक बोर्ड होती है, ग्रीन बोर्ड होता है। आधुनिक में क्या है, आधुनिक में जो अभी हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, फिर डिजिटल बोर्ड आ गया है, इस प्रकार की जो पीपीटी पर पढ़ाना, ये सभी आईटी से आधारित शिक्षण प्रणाली है। अभी जो आप पढ़ रहे हो वो आईटी से आधारित है, आईटी से आधारित, क्योंकि आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हो, पारंपरिक पद्धति से हम नहीं पढ़ रहे। फिर प्रश्न आएगा यहाँ से मूल्यांकन के तत्वों से आएगा, क्योंकि आपको चैप्टर देखना चाहिए। चैप्टर में जो अभी आज हम पढ़ रहे थे विकास के बारे में, वो यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पर कहीं दिख रहा है आपको, नहीं है, यहाँ पर है ही नहीं वो, इसलिए वो आता भी नहीं है। लेकिन आपको पढ़ना होता है एक बेसिक जानकारी के लिए, आएगा यहीं से, जो हमारे यहाँ पर पहले दिन में हमने पढ़ा था, आएगा यहाँ से। मूल्यांकन प्रणाली जो है सीबीसीएस पैटर्न जो 2016 में लागू हुआ था, उस पर प्रश्न आएंगे। मूल्यांकन ग्रेड सिस्टम क्या है, ग्रेड सिस्टम में जैसे हम देते ओ, फिर ए प्लस, ए बी सी, और फेल होने पर एफ देते हैं, और 10 में से हम जो सीजीपी देते हैं 10 में से 9, ये सभी जो इस पर प्रश्न आएंगे ज़्यादातर। तो आपको ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इसको अगर आपने तैयार कर लिया, इस बेसिक जानकारी को, सिर्फ आपको बेसिक जानकारी तैयार करनी है फर्स्ट पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड में, इतना अगर आपका हो गया तो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो ये जो यहाँ पर ये 2 पीपीटी में जो लिखा हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है हमारा परीक्षा में, तो हमें इस पर ज़्यादा फोकस करना है। और इसमें अगर कोई डाउट होगा आपका तो इसे आपको क्लियर करना है। ठीक है,
ग्रेड तो अभी आपके सारे सिंह जी आपको भी जो एमए की मार्कशीट मिली होगी उसमें ग्रेड ही आपको मिला होगा। सबसे बड़ा ग्रेड जो होता है वो ग्रेड होता है। ए से पहले भी एक ग्रेड आता है ओ का अर्थ होता है आउटस्टैंडिंग, यानी कि एकदम कमाल कर दिया। जो विद्यार्थी कमाल कर देते हैं, होशियार में भी बहुत ज़्यादा वो होशियार होते, उनको मिलता है अंडा, और जो बुद्धू होते हैं उनको भी मिलता है अंडा, लेकिन उसे वो अंडे वाला 0 होता है, लेकिन ये वो होता है आउटस्टैंडिंग वाला। और दूसरा होता है 0 बटा, जिसको कुछ नहीं आता। तो जो सबसे होशियार है उसको भी 0 मिलता है, और जो सबसे गधा है उसको भी 0 मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो वो है उसका अर्थ होता है आउटस्टैंडिंग। तो आपको भी अपनी क्लास में 0 लाना है, लेकिन अच्छा वाला 0 लाना है, अच्छा वाला वो वाला लाना है। वो देखे नहीं सीमा जी, मैं दिखा दूंगा आपको। मेरे बीए और एमए के दोनों के मार्कशीट में सब में वही है, आपको दिखा दूंगा। कभी आपको फ़ोटो निकाल कर जो मेरे बीए का मार्कशीट दिखा दूंगा और एमए का, उसमें मार्कशीट में जो ओ ग्रेड लिखा हुआ है। या फिर मैं अभी देखता हूँ, अगर होगा तो आपको दिखा देता हूँ ओ ग्रेड। यहाँ पर गूगल ड्राइव पर होगा मेरी मार्कशीट। ओ ग्रेड आप सभी को दिखा देता हूँ कैसा होता है। क्यों आप में से किसी को ओ ग्रेड नहीं मिला ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में? किसी को मिला है ओ ग्रेड? कमेंट कीजिए, तब तक मैं दिखा देता हूँ आपको ओ ग्रेड। किसी को नहीं मिला है ओ ग्रेड? ए प्लस तो मिला होगा। रेखा जी ये क्या होता है? ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रेड सिस्टम, जो कि हमारी परीक्षा में आएगा, क्योंकि हम अभी थोड़े दिनों में ग्रेड सिस्टम पढ़ेंगे। वो आखिरी पॉइंट है हमारा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ग्रेड सिस्टम में, आपको मेरी मार्कशीट के साथ ही आपको सिखा दूंगा ग्रेड सिस्टम क्या है। तो यहाँ पर देखिए, इंसर्ट करता हूँ मैं फोटो। एक मिनट। तो यहाँ पर सभी लोग जो है ये फोटो देखिए। तो यहाँ पर देखिए ये फोटो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है? एक मिनट, ये जूम हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ओ ग्रेड। यहाँ पर नीचे देखिए फाइनल ग्रेड। तो यहाँ पर ये जो ड्रॉ, यहाँ पर देखिए ओ ग्रेड, यहाँ पर जो दिखा हुआ है ये ऐसा होता है ओ ग्रेड। और यहाँ पर भी ओ ग्रेड है, यहाँ पर ओ ग्रेड है ए प्लस, ये बाकी यहाँ पर ओ ग्रेड है, यहाँ पर ए प्लस। और ये सी जी पी, यहाँ पर सी जी पी ए 10 में से ऐसे मिलते हैं सी जी पी ए। सी जी पी ए में एक बार मार्क मिलते हैं आपको 10 में से, जिसमें से 9.19 है। और ग्रेड में जो है ओ ग्रेड है। ओ ग्रेड उसके नीचे होता है ए प्लस, उसके नीचे होता है ए। इस प्रकार से मार्क होते हैं। तो यहाँ पर ग्रेड लिखा हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्रकार से जो ग्रेड सिस्टम होती है।
आपकी मार्कशीट में नहीं है, शायद आपका जब ग्रेजुएशन हुआ होगा तब ये नहीं आया था, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी में लागू नहीं हुआ। लेकिन महाराष्ट्र में जितनी यूनिवर्सिटीज़ है उस पर ये जो लागू हो चुका है। मूल्यांकन की नई प्रणाली है ये लागू हो चुकी है सभी। अभी नए जो मार्कशीट आएंगे इसी प्रकार से आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ओ ग्रेड होता है। और यहाँ पर जो है सीजीपी होता है दूसरी जगह पर। तो आप समझ गए। हाँ, यूपी, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने जो है जो नई एजुकेशन पॉलिसी थी ये 2016 में लागू हो चुका है। अभी नहीं, 2016 के बाद के जो भी बैच के स्टूडेंट है उनके मार्कशीट में आपको दिखाई देगा 2016 के बाद के जो भी थे। तो आपके बीए और एमए में जिन्होंने 2016 के बाद बीए या फिर एमए किया है उनके मार्कशीट में आपको ये दिखाई जरूर देगा। ठीक है, जो मार्कशीट है आपको उनके उनमें आपको दिखाई देगी। तो एक ग्रेड सिस्टम यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है, यहाँ पर देखिए मूल्यांकन की प्रणाली। ये मूल्यांकन की प्रणाली में अभी जो मैंने दिखाया वो किस में आता है, आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तत्व और प्रकार उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित, यहाँ पर ये जो लिखा है उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ, ये जो पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं वही मैंने आपको मेरी मार्कशीट पर दिखाया था। जो आपको ओ ग्रेड और 9.19 दिखाई दे रहा था ना, वो इसी में आता है। उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन करना, इसी ही अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, CBCS कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये क्रेडिट सिस्टम आपने समझ लिया क्या है क्रेडिट सिस्टम। और ये फिर कंप्यूटर आधारित परीक्षा, जो कि आप नेट की परीक्षा देते हो, किस पर आधारित है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा है। तो ये जो नई दो बातें हमने जोड़ी है शिक्षा में, नई एजुकेशन में, वो क्या है, एक तो उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम की प्रणाली जिसमें आप ग्रेड और पॉइंट्स में 10 में से कितने आएंगे ये, और कंप्यूटर आधारित परीक्षा जैसे नेट की परीक्षा होती है हमारी, नीट की परीक्षा हमारी होती है, हमारी जो नीट की परीक्षा होती है, यहाँ पर लिख देता हूँ, हमारी जीई की परीक्षा होती है, या फिर दुनिया की सारी परीक्षाएं जो बड़ी परीक्षा है नेशनल लेवल की, वो सारी इसी पर होती है। या फिर यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन लेते हो, जैसे आप अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लोगे तो उससे एडमिशन से पहले आपकी एक परीक्षा होती है, एडमिशन परीक्षा, तो वो भी जो है कंप्यूटर पर ही ली जाती है। ठीक है, जी जी जी, सिंह जी। तो आपने ये सब समझ लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सभी को। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करेंगे क्योंकि हमारा समय भी हो गया है। तो एक बार मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ, लक्ष्मी जी, सिंह जी, जमाल जी, रेखा जी, सीमा जी, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, नेहा जी, अभी जिन्होंने ओ ग्रेड के बारे में बताया था वो भी आपको दिखा दिया, तो ओ ग्रेड में या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। सभी का धन्यवाद।